ऑल, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रिया चौहान, आपकी दोस्त और होस्ट फॉर सोशल साइंस। आज आपके लिए लेकर आई हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। आज हम बात करने वाले हैं कि क्या क्या क्वेश्चन इस पर्टिकुलर चैप्टर से आपके पुराने ईयर के पेपर में पूछे गए हैं। मतलब आपके जो सीनियर्स, हम जैसे लोग जो 10th देकर आए हैं, तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे पुराने टाइम पे, ताकि ये क्वेश्चन करने से क्या फ़ायदा होगा, आपको समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड्स में और वो आपसे किस तरीके का आंसर एक्सपेक्ट करते हैं। तो मैं आपको आंसर के साथ में सिर्फ हिंट ही नहीं देने वाली कि ऐसा ऐसा आंसर आप लिख देना। वी आर गोइंग टू हैव द कंप्लीट आंसर, ताकि आप पूरा का पूरा आंसर मतलब आपको मिल जाए, है ना। आपको यही इसी तरीके से आंसर लिखना है, ज़रूरी नहीं कि लैंग्वेज पूरी की पूरी सेम हो। व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इज क्या पॉइंट्स आपको रखने हैं वहाँ पे, है ना। अब इन पॉइंट्स को समझाने के लिए आपकी भाषा थोड़ी सी अलग हो सकती है, नो डाउट, बट आपको क्या करना है, पॉइंट्स कुछ इस तरीके के रखने हैं। क्लियर। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए और बढ़िया से उसके अंदर तोड़फोड़ मचाने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर थोड़ा सा हैंड्स ऑन करना पड़ता है। हर एग्जाम के लिए हर एक्सपर्ट आपको यही एडवाइस देंगे। सो दिस इज अ एक्सपर्ट एडवाइस कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर से सॉल्व करें। आपको बहुत अच्छा आइडिया मिलेगा। प्लस कई बार रिपीटेडली वो क्वेश्चन डबल ट्रिपल बार पूछ लिए जाते हैं। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाए, तो मिस नहीं करना है अपने को। और पिंकी प्रॉमिस ये करना है कि मेरे साथ साथ में आप लिखते चलोगे। ऐसा नहीं कि पढ़ रही हूँ मैं, बोले जा रही हूँ और आप सिर्फ सुन रहे हो हाँ, फिर थोड़ी देर बाद गायब। ऐसा नहीं करना, आपको साथ साथ में आंसर्स लिखने हैं। आंसर्स क्यों लिखने हैं? क्योंकि एग्जाम में हमको मेन प्रॉब्लम यही होती है कि अगर हम आंसर्स नहीं लिखते तो हम सोचते रहते हैं क्या लिखूं, क्या स्पेलिंग आएगी, ये अच्छा दिख रहा है, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, ये पॉइंट ऊपर हो गया, ये पॉइंट मैं भूल गया, है ना, मेरे को दूसरे आंसर का पॉइंट याद आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम्स हमारे साथ में एग्जाम में होती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि आपने ऑलरेडी प्रैक्टिस नहीं की हुई होती है। अगर आपको ऑलरेडी प्रैक्टिस होगी, आपने लिखा होगा कोई सा क्वेश्चन पहले से और वही क्वेश्चन एग्जाम में आपको दिख गया, तो फट से आंसर लिख पाओगे, है ना। फिर आपको फट से आंसर के मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। तो हम बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको पूछा गया है, एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आर प्री रिक्विजिट फॉर फास्ट डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट अगर तेजी से करना है तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी एफिशिएंट होना चाहिए, मतलब अच्छा होना चाहिए। तो ये एक बेसिक सी ज़रूरत है। प्री रिक्विजिट मतलब एक बेसिक सी ज़रूरत है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। तो हमको क्या करना है, इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करना है विद एग्जाम्पल। तो देखो सिंपल सी बात है, कंट्री का डेवलपमेंट कब होगा? जब गुड्स प्रोड्यूस होंगे। गुड्स को प्रोड्यूस करके तो हम अचार नहीं डाल सकते, गुड्स को मार्केट में सेल करना पड़ेगा। तो गुड्स को अगर मार्केट में सेल करना है तो उनको हमको ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा ना। तो जितना तेज़ी से ट्रांसपोर्ट होगा कि फट से इधर से रॉ मटेरियल आ गया, इंडस्ट्री में पहुंच गया, फट से इंडस्ट्री से मटेरियल बन गया और मार्केट में पहुंच गया, मार्केट में भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गया। जितनी आसानी से ये चीज़ें होंगी, जितनी आसानी से ट्रांसपोर्टेशन जल्दी होगा, बिल्कुल डिले नहीं होगा, फास्ट तरीके से होगा, तो जाहिर सी बात है कंट्री का डेवलपमेंट तो होना ही होना है। इसीलिए ट्रांसपोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। क्यों एसेंशियल है, ये सारी चीज़ें लिख दो कि रॉ मटेरियल जो है, ताकि रॉ मटेरियल जो है वो आसानी से जल्दी से इंडस्ट्री तक आ जाए। उसके बाद में गुड्स और सर्विसेज जो है डिज़ायर्ड पोजीशन तक पहुंचाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत लगेगी। लेबर को भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, है ना, उनको बढ़ाने के लिए, ठीक है, ये सारी चीज़ भी जो है वो इंक्रीज़ होती है और उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होती है इसकी मदद से। साथ ही में ट्रांसपोर्ट जो है वो पेरिशेबल गुड्स को भी मार्केट तक समय से पहुंचाता है। अब मान लो कोई सा सामान जो है वो जल्दी सड़ जाता है, अब उसको आप पहुँचा रहे हो ट्रेन से, ठीक है, उसको आप पहुंचा रहे हो धीरे वो मेटाडोर वाली गाड़ी से या बैलगाड़ी से, तो वो तो जल्दी और ख़राब हो जाएगा ना, वो जगह तक पहुंचेगा ही नहीं। अब ऐसे में आपका फास्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, फट से एरोप्लेन से पहुंचा दिया, फट से फटाफट वाली तेज़ जो गाड़ियां चलती हैं उनसे पहुंचा दिया, मार्केट में समय तक चला गया, तो वो समय से बिक जाएगा, ख़राब नहीं होगा, ख़राब होने से पहले ही बिक जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ओवर रेल ट्रांसपोर्ट। रोड ट्रांसपोर्ट का क्या इंपॉर्टेंस है रेल ट्रांसपोर्ट के ऊपर? तो ये बहुत सारा इंपॉर्टेंस है ना। ये तो मतलब हमको बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा और समझा भी है कि ग्रो हो रहा है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोड ट्रांसपोर्ट का ओवर रेल ट्रांसपोर्ट इन रीजंस के कारण, है ना। बात यह है कि रोड जो है वो हर जगह पर कंस्ट्रक्ट हो पाती है एज कम्पेयर टू रेलवेज। आपको रेल पटरी डालने के लिए फ्लैट सरफेस चाहिएगा, बहुत सारी मगज पच्ची चाहिए होती है। रोड का तो कुछ नहीं, खाली की जगह डामर डाला और रोड बन गया, है ना। आसानी से हर जगह बन सकता है। रोड्स कैन ट्रेवर्स अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी। अनड्यूलेटेड टोपोग्राफी मतलब जैसे उबड़ खाबड़ रास्तों पर भी रोड जो है वो बन सकती है, रेलवेज नहीं बन सकती। साथ में हाई ग्रेडियंट ऑफ स्लोप पे भी जो है वो रोड काम कर सकता है, रेलवेज नहीं कर सकता। मतलब ऐसा जो घाटी वाला एरिया होता है, ठीक है, स्लोप जिसमें ज़्यादा होती है, वहाँ पर भी क्या हो जाता है, रोड्स का काम अच्छे से हो जाता है, रोड अच्छे से बन जाती है। आपने देखा होगा ऐसे गोल 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 करके ऊपर तक रोड्स बना लेते हैं। पहाड़ियों पे हम हिमाचल जाते हैं तो हमको पठानकोट से हिमाचल जाना पड़ता है। हाँ गई हूँ मैं, ठीक है, पठानकोट से हिमाचल तो कैसे पूरा गोल 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 रास्ता है। पचमढ़ी जाओ आप तो वहाँ पर भी कैसे गोल 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 नीचे जाके पूरा रास्ता है। तो वहाँ पे रोड्स बन से, वहाँ रेलवेज देखी क्या आपने? नहीं देखी, है ना। ट्रांसपोर्ट जो है वो इकोनॉमिकल ट्रांसपोर्ट है फॉर फ्यू पीपल। रोड ट्रांसपोर्ट अगर थोड़े लोगों को जाना है, गिनती के 3-4 लोगों को, तो आराम से रोड से ही जाओ ना, ठीक है। बहुत सारे लोग हैं और बहुत लंबे सफ़र पे जाना है तो फिर रेलवे हम प्रेफर करते हैं। अब यहाँ से मेरे को अगली सिटी जाना है, कुछ 20-25 किलोमीटर या 60 किलोमीटर ही जाना है, इवन 120 या 200 किलोमीटर तक भी आप रोड ट्रांसपोर्ट जो है वो प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। मतलब 2-4 लोगों तो चल जाएगा आपका आराम से। लेकिन बहुत लंबा रास्ता है, रात ही गुजारनी है, तो आराम से रेल से जाओ फिर, ठीक है। लेकिन यूजुअली हम अधिकतर बहुत लंबे रास्ते ट्रैवल नहीं करते हैं। मियरली साल भर में 2-3 बार ही ऐसा होता है कि हमको बहुत लंबे लंबे रास्ते ट्रैवल करना पड़े, बाकी तो हमको बाय रोड ही जाना होता है, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, दैट्स द कॉस्ट ऑफ लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर। कैसे? अब जैसे आपको ट्रेन से जाना है तो आपको ट्रेन तक पहुंचने के लिए भी तो रोड से जाना पड़ेगा, है ना। ट्रेन से आप आए हो तो ट्रेन से वापस घर जाने के लिए भी रोड से जाना पड़ेगा। तो डोर टू डोर सर्विस आपको रोडवे से ही मिल रही है, ठीक है। ऑटो करके आना पड़ेगा, व्हीकल अपने पर्सनल से आना पड़ेगा, ट्रेन नहीं आपको घर पे छोड़ के जाएगी। एरोप्लेन से आए हो आप शिप से आए हो तो सब दूर वो अपने स्टेशन पे आपको छोड़ देंगे, आपको वहाँ से रोड से ही घर तक आना है, ठीक है। तो रोडवेज जाहिर सी बात है यहाँ पे प्रेफरेबल रहेंगे। रोड ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो यूज एज अ फीडर, हाँ यही है, इट इज फीडर एज द अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। तो ये क्या है, काफ़ी फीडर मतलब वही कि दूसरे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट तक पहुंचने के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, रोड से ही जाना पड़ेगा। क्लियर है? तो इस कारण से रोड ट्रांसपोर्ट का काफ़ी इंपॉर्टेंस है ओवर रेल ट्रांसपोर्ट। Explain with example the conditions responsible for uneven distribution pattern of railway network in India. इंडिया में जो रेलवे नेटवर्क है वो थोड़ा सा अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऐसा क्यों है, उसके रीजंस हमको देने हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा वाइड लेवल प्लेन है, जिसकी मदद से वहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी भी, मतलब बहुत ज़्यादा लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत अच्छा एग्रीकल्चर रिसोर्स भी है और इसके कारण से एक्सपांशन का भी बहुत अच्छा यहाँ पर क्या मिल जाता है, एक मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर रेलवेज जो है वो काफ़ी अच्छे से सेटअप हो पाती हैं। वहीं अगर हम हिली टेरेन की बात करें पेनिनसुलर रीजन पे, तो रेलवे ट्रैक्स जो है वो लो हिल्स और गैप टनल्स में ही बन सकते हैं, है ना। तो मतलब थोड़ा ठीक ठाक, ज़्यादा नहीं है रेलवेज यहाँ पर भी, पर हाँ ठीक ठाक डले हुए हैं। वहीं आप हिमालयन की बात करो, हिमालय या फिर पहाड़ों की बात करो, तो बहुत ही ज़्यादा अनफेवरेबल होते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवेज, क्योंकि बहुत कम पॉपुलेशन रहती है। रेलवेज वहाँ पर ज़्यादा रहेंगे जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा ट्रांसपोर्टेशन जा रहा है तो उसमें 1-2 लोग तो बैठेंगे नहीं। जहाँ से ज़्यादा लोग बैठ सकते हैं वहीं पे चलाएंगे, नहीं तो फिर मतलब ही नहीं निकलेगा, मतलब लागत निकलेगी ही नहीं ना। ट्रेन को चलाने के लिए भी तो खर्चा लगता है, खर्चा भी तो निकलना चाहिए, तो वो निकलेगा ही नहीं। साथ ही में जो है रिलीफ भी बहुत हाई रिलीफ है, मतलब ऐसा कुछ ऊपर जाना है, कुछ ऐसा नीचे जाना है, एकदम सीधा नहीं है ना। साथ में इट इज़ डिफिकल्ट टू रेल लाइन्स ऑन सैंडी पार्ट। मतलब देखो कुल मिला के आपको क्या करना है, इसके अंदर अपनी टोपोग्राफी अलग अलग बनानी। तो नॉर्दर्न प्लेन जो बिल्कुल फ्लैट है तो वहाँ पे अच्छे से रेलवेज डल पाती है। प्लेट्यू वाला जो रीजन है
प्लेन, प्लेट्यू और माउंटेन देख लो। तो प्लेन तो हो गया, प्लेट्यू वाला रीजन जो अगर हम देखें तो वहाँ पर टनल्स और गैप्स में ही रेलवे चल सकती है। माउंटेन वाला रीजन है तो हिमाचल वाला रीजन, वहाँ गिनती कम लोग रहते हैं, वहाँ पर ट्रैवर्स जो है वो उल्टा सीधा है, स्पार्स पॉपुलेशन है, तो क्या है वहाँ पर भी रेलवे अच्छे से नहीं डलती। तीसरा जो हो जाता है हमारा डेजर्ट वाला, चौथा डेजर्ट वाला एरिया है ना। तो डेजर्ट वाला एरिया जो है वहाँ पर भी हमको डिफिकल्टी होती है क्योंकि बहुत सैंडी सा एरिया है ना। ले रेलवेज ऑन द सैंडी प्लेन ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, स्वैम्प ऑफ गुजरात, फॉरेस्टेड ट्रैक्स ऑफ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड झारखंड। तो जो हमारा सैंडी एरिया यानी कि डेजर्टेड एरिया और जो फॉरेस्टेड एरिया है यहाँ पर भी रेलवे डालना मुश्किल है ना। तो इन सब इसमें तो मतलब मुश्किल तो क्या, इसमें तो डलता ही नहीं है। और यहाँ पर जो है ये भी क्या है, थोड़ा सा मुश्किल है। मतलब ये लाइन मैंने इसलिए खींची कि हाँ थोड़ा ठीक ठाक है, और ये जो है ये बहुत अच्छा है, एंड दिस इज़ लाइक नहीं जमेगा अपना, नहीं होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें अगर आपको ऐसा बोला जाए कि डिस्ट्रीब्यूशन रेलवेज का अनइवन है तो आप बता देना कि नदर्न प्लेन्स में ज़्यादा है। अनइवन मतलब कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो बता दो कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है ना। और रीजंस बता दो उनके, तो रीजंस यहाँ पे लिखे हुए हैं। वाई इज एयर ट्रेवल प्रिफर्ड इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, गिव रीजन। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स वाले एयर ट्रेवल को ही क्यों प्रेफर करते हैं, बहुत पैसा है क्या उन लोग के पास? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस हैं वहाँ पे, डेंस फॉरेस्ट है, बिग रिवर्स है, डाइसेक्टेड एरिया है, रोडवेज और रेलवेज डालना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब इतना वहाँ का टेरेन अनइवन है कि वहाँ पर रोडवेज भी डालना बहुत मुश्किल है, ठीक है। स्लाइड्स आ जाए, लैंडस्लाइड आ जाए तो रेलवे रोडवे टूट जाए, नीचे घाटी में गिर जाओ आप, ऐसी कंडीशन है वहाँ पे। तो बहुत ज़्यादा ऊंचा नीचा उबड़ खाबड़ से रास्ते हैं वहाँ पर, तो इसकी मदद से वहाँ पे, इसके कारण से जो है वहाँ पर एयर ट्रांसपोर्ट ही लोग प्रेफर करते हैं कि भैया सीधा हवा में उड़ जाओ, अपन तो सीधे सलामत पहुँच जाएंगे, यहाँ से निकलेंगे तो पता नहीं कहाँ गड्ढों में गिरेंगे, ठीक है। तो जर्नी जो है वो लैंड से काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट और टायरसम, टाइम कंज्यूमिंग हो जाती है यहाँ पे। इसलिए फॉर दिस रीजन एयर ट्रेवल इज प्रेफर्ड इन द पार्ट्स ऑफ कंट्री वेयर स्पेशल प्रोविजंस आर मेड टू एक्सटेंड सर्विसेज टू कॉमन पीपल एट चीपर रेट्स। इन लोगों को बहुत सस्ते रेट्स में एयर ट्रैवल प्रोवाइड किया जाता है क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पे रेलवेज और रोडवेज ज़्यादा अच्छे से नहीं बन पाते, तो फिर उसका कॉस्ट इधर से हो जाता है। तो इन लोगों के लिए एयर ट्रैवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है कि ये एयर से ट्रैवल कर सकते हैं, है ना, ताकि बाकी पूरे एरिया ऑफ द कंट्री में भी ये लोग आ जा सके। नहीं तो पता चला कि वहाँ है तो वहीं के वहीं रहना पड़ रहा है। एग्जामिन द रोल ऑफ इंडियन पोस्टल नेटवर्क। इंडियन पोस्टल नेटवर्क का एक रोल जो है वो उसको एग्जामिन करो तो ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, काफ़ी बड़ा है। इट हेल्प द कंट्री टू इंगेज इन कम्युनिकेशन एंड सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना। सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और कम्युनिकेशन में इंगेज करने में काफ़ी मदद की है और बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है, जैसे स्पीड पोस्ट, बिजनेस पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट, ऑर्डिनरी पोस्ट, ठीक है। तो हम ज़्यादा अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, कन्वे कर पाते हैं, कनेक्ट कर पाते हैं, सोशली अवेलेबल रह पाते हैं, ठीक है, लिंक्ड रह पाते हैं, सोशली लिंक्ड लोगों से रह पाते हैं। हाउ आर रोड्स क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज। मटेरियल यूज के बेसिस पे रोड्स कैसे क्लासिफाइड है तो हम कई बार भूल जाते हैं, है ना। ये छोटा सा कॉलम है हमारा, नीचे वाली तरफ पड़ता है तो हमारा ध्यान नहीं जाता है इसके ऊपर, लेकिन मटेरियल यूज से भूल मत जाना कि रोड्स किस तरीके से क्लासिफाइड है। दे आर क्लासिफाइड, जैसे 6 क्लासिफिकेशन हमने ऑलरेडी पढ़े, डिस्ट्रिक्ट रोड, नेशनल हाईवेज, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, अदर रोड्स, है ना, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें नीचे ही एक और क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल यूज़। तो अगर कच्चा मटेरियल यूज़ कर रहे हो, है ना, मड सैंड वगैरह यूज़ कर रहे हो तो अनमेटल रोड आएगी। हालत जो है वो बारिश में बहुत ख़राब हो जाती है, तो ये मेटल रोड में क्या क्या यूज़ होता है, सीमेंट, कॉन्क्रीट, बिटुमिन, है ना, और ज़्यादा लंबे समय तक के लिए चल पाती है, तो ये क्या है, मेटल रोड कहलाती है। तो किस तरीके का सामान यूज़ हो रहा है रोड को बनाने के लिए, उस बेसिस पे ये 2 हमको रोड्स देखने को मिलती हैं। What are the problems posed by passengers in railways? रेलवेज में पैसेंजर्स क्या प्रॉब्लम देते हैं? बहुत सारी प्रॉब्लम देते हैं। चलते फिरते हम चेन खींच देते हैं, है ना, मतलब कपड़ों की चेन नहीं, चेन मतलब ट्रेन में जो चेन होती है, हम सोचते हैं कि करके देखते हैं क्या होता है ना, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि रेलवेज जो है वो मतलब सेकेंड्स के हिसाब से चलती हैं, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम बहुत ही कीमती होता है रेलवेज़ के लिए। आपने देखा होगा कि वेयर इज़ माई ट्रेन, अपना इक्सिगो वगैरह पे वो क्या करते हैं, बराबर टाइम के साथ में 1-1, 2-2 मिनट से भी अगर ट्रेन लेट हुई तो फिर वो आगे बहुत ज़्यादा लेट हो जाती है। तो 1-1, 2-2 मिनट का भी डिले जो है वो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाता है, क्योंकि फिर उसी ट्रैक के ऊपर दूसरी ट्रेन भी आनी होती है। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हम लोग को मजाक लगता है करके देखते हैं,
हमें तो चेन खींच दी। तो हमको अंदर से अच्छा लगता है, लेकिन दैट इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस। गुड प्रैक्टिस इसलिए नहीं है क्योंकि आप क्या कर रहे हो, पूरी तरीके से सारा का सारा नेटवर्क डीले कर रहे हो। सोचो किसी को ज़रूरत है, अचानक से किसी को हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाना है, कहीं दूर मिलने जाना है किसी से, कोई अर्जेंट मीटिंग है किसी के साथ में, है ना, कुछ भी, मतलब माइन्यूट सेकंड से बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं हमारी कुछ हंसी मजाक की हरकतों के कारण। तो ये बिल्कुल भी हमें नहीं करना चाहिए। साथ ही में हम गंदगी फैलाते हैं, वहाँ पे जो खाया वहीं पटक दिया, थूकते हैं, स्पिट करते हैं, वॉशरूम जाते हैं तो फ्लश नहीं करते हैं। तो छोटी छोटी सी चीज़ें बतानी पड़ती है, फिर हम ही उन वॉशरूम्स को यूज़ करते कहते हैं कितनी बदबू आ रही है। तो भाई ध्यान रखो ना अपना भी, अपन खुद भी ध्यान रखो। तो फिर एक एक करके जब सब ध्यान रखेंगे तो ओवरऑल सब कुछ अच्छा होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। और साथ ही साथ में क्या होता है कि हम लोग चोरी चकारी बहुत करते हैं, मतलब रात में सो गए, बैग नीचे तो बैग उठा के ले जाएंगे। क्या मतलब है, एक दो बैग किसी के उठा के ले जाओगे, कपड़े ले जाओगे, क्या मिल जाएगा उससे? क्या मिल जाएगा? वो बेचारा इंसान, देखो लाइफ में ना मटेरियल चीज़ें कम इकट्ठी करो और लोगों की दुआ इकट्ठी करो, ठीक है। जहाँ मतलब कभी भी किसी प्रॉब्लम में फंसे रहोगे ना, तो वहाँ अगर आपको दवा काम नहीं आई तो लोगों की दुआ काम आएगी, ठीक है। आप अच्छा नहीं कर सकते किसी का तो उसका बुरा मत करो। अब आप तो मजाक मजाक में या ऐसे करने के लिए कि हाँ चलो अपने फ़ायदे के लिए आप सामान तो उठा के ले गए किसी का, लेकिन सोचो मन ही मन में आपको कितना कोस रहा होगा। और ये जो कोसता है ना, जब कोई इंसान हमको एकदम दिल से कोसता है ना अगर, तो बहुत बुरी लगती है। फिर हम सोचते हैं कि हमने क्या किया कि हमारे साथ में इतना बुरा हो रहा है। तो वो इसीलिए हो रहा होता है। ये जो पूरा हमारी जो पूरी दुनिया है, जो पूरा यूनिवर्स है ना, ये वाइब्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। आप कैसा ऑरा अपने ऊपर रखते हो, कैसा लोग आपके बारे में सोचते हैं, कैसा आप लोगों को देते हो, क्या आप लोगों के लिए क्या करते हो, क्या आप लोगों के लिए क्या सोचते हो, ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और बहुत लगती है हमारी लाइफ के ऊपर, बहुत इम्प्लीमेंट होती है। तो हमको ध्यान रखना है कि हमको किसी की बद्दुआ नहीं लेनी कभी भी लाइफ में। कुछ ऐसा काम नहीं करना है कि कोई हमको कोसे, हमको बद्दुआ दे। मतलब छोटा से छोटा भी, भले वो 1 रुपये का काम हो, 1 रुपये की वैल्यू हमको लगती नहीं है, पर 1 रुपये का भी काम हो ना तो भी वो हमको किसी का नहीं लेना, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है। रेलवे की प्रॉपर्टी वगैरह भी लोग डैमेज करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आपको इसलिए बताया है, ऐसा नहीं है कि ये चीज़ आपको कभी पता नहीं थी, आपको पता है, लेकिन आपको इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप ऐसी चीज़ें अगली बार से ना करो, अगर करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन फॉर अ नेशन। किसी भी नेशन के लिए कम्युनिकेशन की क्या अहमियत है? जाहिर सी बात है, ट्रेड वगैरह में कम्युनिकेशन लगता है, हर चीज़ में तो कम्युनिकेशन लगते हैं, तो सारी चीज़ें लिख दो। ये जो है कम्युनिकेशन का एज है, मतलब ये समय है कम्युनिकेशन का, टेलीविज़न, फिल्म्स और इंटरनेट को यूज़ करके। बुक्स, मैगजीन, न्यूज़पेपर भी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है। बहुत सारे कम्युनिकेशन की मदद से हम पूरे वर्ल्ड से कनेक्ट हो पाए हैं और ये एंटरटेनमेंट और नॉलेज का भी सोर्स है, ठीक। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। व्हाट आर पाइपलाइंस, मेंशन इट्स बेनिफिट्स। पाइपलाइन क्या है और उनके बेनिफिट्स क्या है? तो पाइपलाइन हमने देखा कि पहले ना वाटर ही पाइपलाइन से ले जाया जाता था, लेकिन फिर हमको ऐसा लगा कुछ फार इनलैंड रिफाइनरीज और फैक्ट्रीज है जिसके अंदर उनका रॉ मटेरियल अगर हम पाइपलाइन से पहुंचाएं तो बहुत हमें फ़ायदा हो सकता है और वो अच्छे से वर्क कर सकती है। तो हमने पाइपलाइन की मदद से उसमें जो रॉ मटेरियल है अपना, या जो भी मटेरियल पहुंचाना है, जैसे जो भी लिक्विड मटेरियल पहुंचाना है ना, उसको हमने क्या किया, पाइपलाइन की मदद से पहुंचाना शुरू कर दिया। जैसे क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गई, ठीक है। तो ये सारा कुछ हमने नेचुरल गैस रिफाइनरीज से, मतलब फील्ड से रिफाइनरीज तक पहुंचाना शुरू कर दिया। सॉलिड भी कुछ ऐसा सॉलिड है जिसको सेमी लिक्विड यानी स्लरी में कन्वर्ट करके पाइपलाइन की मदद से पहुंचाया जा सकता है अगर, तो वो भी हमने शुरू किया। इसके कारण से क्या हुआ ना कि जो बहुत अंदर अंदर की लोकेशन में हमारी रिफाइनरीज बनी हुई थी वो भी चलने लगी, क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता था ट्रकों में पेट्रोल और ये क्रूड ऑयल भर भर के लेके जाना। एक्सीडेंट हो गया तो ढुल गया, है ना, पानी में गिर गया, ठीक है, लोग चोरी करके ले गए फिर ट्रांसशिपमेंट डिलेज भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे, क्योंकि एक ट्रक बहुत लंबे समय तक नहीं चल सकता, आपको उसको फिर दूसरे में कहीं शिफ्ट करना है, फिर बीच में लोग ही उसमें से सामान निकाल, जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं वही लेके निकल गए। तो ऐसी चीज़ें होती थी। लेकिन इस कारण से हमने क्या किया, पाइपलाइन से इनको भेजना शुरू किया, क्योंकि पाइपलाइन में से बीच में से तो कोई निकाल नहीं सकता है ना, कोई डीले भी नहीं होंगे क्योंकि शिफ्ट भी नहीं करना पड़ेगा। सीधे फील्ड से पाइपलाइन निकाली रिफाइनरी तक, यहाँ से भेजा और सीधे वहाँ पर पहुँचेगा,
क्लियर, और जल्दी भी पहुंच पाएगा, बीच में कोई रुकावट भी नहीं होगी, कोई पाइपलाइन का एक्सीडेंट भी नहीं होगा। क्लियर। इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइन जो है वो थोड़ी सी हाई होती है, शुरुआत में पाइपलाइन को डालना थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन फिर उसके बाद में उनका मेंटेनेंस बहुत ईजी होता है, आसानी से आप उसका मेंटेनेंस कर सकते हो, मतलब फिर ज़्यादा पैसा नहीं लगेगा। टूरिज्म को ट्रेड की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है, भाई ये क्वेश्चन तो करके ही जाना रिस्क नहीं लेना है मतलब हमको बिल्कुल भी। टूरिज्म को ट्रेड की तरह क्यों कंसिडर किया जाता है, क्योंकि ट्रेड का मतलब होता है सामान का लेना देना, और टूरिज्म में भी ऐसे होता है। अब मेरे को, मैं कहीं पे टूरिस्ट बन के जा रही हूँ, तो मैं वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करूँगी, वहाँ के होटल्स में रहूँगी, वहाँ का खाना खाऊँगी, वहाँ का जो लोकल हैंडीक्राफ्ट है वो खरीदूँगी, तो इन सब में मैं क्या कर रही हूँ, पैसा एक्सचेंज कर रही हूँ, उन लोगों की अर्निंग हो रही है, तो ये टूरिज्म में भी क्या है, एक तरीके का ट्रेड ही है। तो बस ये सारी चीज़ें आप लिख दो। करीब 15 मिलियन लोग जो है वो डायरेक्टली टूरिज्म इंडस्ट्री में इन्वॉल्व है। टूरिज्म जो है वो नेशनल का इंटीग्रेशन, नेशन का इंटीग्रेशन, लोकल हैंडीक्राफ्ट को सपोर्ट, कल्चरल परस्यूट्स वगैरह में सब में मदद करता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग भी हमारे कल्चर को लेकर बढ़ती है, लोग आते हैं हमारे कल्चर के बारे में जानते हैं। फॉरेन टूरिस्ट इंडिया में कल्चरल, एडवेंचर, मेडिकल, बिजनेस, इन तरह के टूरिज्म के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है टूरिज्म का हमारी कंट्री में डेवलप होने के लिए। क्लियर है। डिफरेंशिएट बिटवीन मास कम्युनिकेशन एंड पर्सनल कम्युनिकेशन, दोनों के बीच में क्या अंतर है। तो मास कम्युनिकेशन ऐसा कम्युनिकेशन होता है जिसमें मैं एक बार में इधर से बोल रही हूँ तो हजारों, लाखों, मिलियन लोग जो है वो सुन सकते हो, ऐसा क्या है, ये क्या कहलाता है, मास कम्युनिकेशन। मतलब हम मासेस, मतलब इकट्ठे लोगों के साथ में क्या कर रहे हैं, बात कर पा रहे हैं एक ही बार में। जैसे अभी आप सुन रहे हो, तो आप जैसे बहुत सारे लोग मुझे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू सुन सकते हैं, तो ये क्या है, मास कम्युनिकेशन है। टेलीविज़न हो गया, रेडियोज़ हो गया, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन हो गई, ये सब क्या है, ये सब मास कम्युनिकेशन के टाइप्स हैं। वहीं पर्सनल कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें तो हर चीज़ सब लोगों को बोलने की नहीं होती ना, कुछ बात ऐसी है जो मुझे आपसे करनी हो, ठीक है, कुछ बात ऐसी हो जो आपको मुझसे करनी हो, मुझे मेरे पेरेंट्स से करनी हो, जो मैं सबको नहीं बताना चाहती, तो फिर उसके लिए पर्सनल कम्युनिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारे कॉल्स हो गए, है ना, हमारे मैसेजेस हो गए, इंटरनेट पे हमारे मैसेजेस हो गए, ठीक है, तो ये सब क्या आ जाएगा, किसके अंदर आ जाएगा, हमारे पर्सनल कम्युनिकेशन के अंदर आ जाएगा। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है। तो इसमें आप क्या लिख सकते हो कि इट इज़ अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड एजुकेशन एज वेल एज एंटरटेनमेंट। साथ ही साथ में इसमें लिख सकते हो कि कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर एग्जाम्पल के तौर पे इनको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है। आई होप काफ़ी इजी थे, मतलब बिल्कुल आपको प्रॉब्लम तो इसके अंदर नहीं आई होगी, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारी बार इनको कर चुके हैं। फिर से करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये पुराने समय में ही पूछे गए हैं। मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट की तरह भी कुछ क्वेश्चन करवाए, तो हो सकता है आप ध्यान ना दो कि हाँ ठीक है, हमको तो इम्पोर्टेंट नहीं चाहिए, हम तो कर लेंगे, लेकिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसे हैं जो सबको करने चाहिए, बने ना बने सभी को करना चाहिए, एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कई क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं। सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है ही, सारे चैप्टर्स के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, तो आप बिल्कुल मिस मत करना। अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस न कर जाओ। मिलते हैं अगले वीडियो।